हेलो जी, कैसे हैं? तो आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक सीडीपी की 50 क्वेश्चन की क्लास है, उसको लेके आया हूँ। इसमें क्या है कि हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि शैक्षणिक अक्षमता कि अगर इसके ऊपर जितने भी सीटेट, यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम में इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, इसका वन शॉट वीडियो है, 50 क्वेश्चन होंगे शुरू से 1 नंबर से लेके सभी के लिए होगा, इसको देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? ये एक शारीरिक बीमारी है या फिर सीखने में कठिनाई है, नेत्र रोग है या फिर सुनने की कमी है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? होता क्या है कि जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है ना, चाहे वो देखने को लेके हो, सुनने को लेके हो या फिर लिखने के लेके हो, किसी भी तरीके की हो, तो उसको ना लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत माना जाता है। तो इस तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? ये सीखने में कठिनाई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी सही हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, गणितीय या अन्य शैक्षणिक कार्यों को सीखने में कठिनाई होती है जबकि उनकी बुद्धि सामान्य हो सकती है। होता क्या है, जरूरी नहीं है जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, उनकी मानसिक बुद्धि यानी कि आईक्यू का लेवल कम हो। उनका सामान्य बुद्धि वाले भी हो सकते हैं वो, या फिर वो प्रतिभाशाली बच्चे भी हो सकते हैं, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी किसी एक तरीके की हो सकती है ना। तो ये इसकी ये डेफिनेशन थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी अधिगम अक्षमता मुख्य रूप से पढ़ने की अक्षमता को प्रभावित करती है? इनमें से कौन सी अक्षमता है जो मुख्य रूप से पढ़ने की अक्षमता को प्रभावित करती है? डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है या फिर डिसअफेजिया है? तो जो कहते हैं ना अधिगम अक्षमता मुख्य रूप से पढ़ने की अक्षमता से प्रभावित करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया वाले बच्चों को क्या होते हैं? बर्तनी संबंधी विकार इसको कहते हैं। इनको ना अक्षर उल्टे से दिखाई देते हैं तो उनको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी सही हो जाएगा। और एक बार बच्चा अगर ठीक से पढ़ेगा नहीं तो समझेगा भी उसको ठीक से नहीं, है ना, तो उसको लिखता भी फिर गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा विकार लिखने में कठिनाई से संबंधित है? विच डिसऑर्डर इज एसोसिएट विद राइटिंग डिफिकल्टी? लिखने में किस चीज से विकार, जो कहते हैं ना लिखने का विकार किसको कहते हैं? डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसमॉर्फिया है या फिर डिसकैल्कुलिया है? तो ये ना जिसमें लिखना क्या है, ग्राफ से रिलेटेड होता है, तो इसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। कोई भी चीज़ अगर वो लिखता है तो उसके अक्षर इतने अच्छे ढंग से नहीं बने होते हैं, आपको पढ़ने में बहुत कठिनाई होगी, उनको आप पढ़ नहीं पाएंगे, रीडेबल नहीं लिख पाते वो, उनको डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी अक्षमता गणितीय अक्षमता को प्रभावित करती है? इनमें से कौन सी अक्षमता है जो गणितीय अक्षमता को प्रभावित करती है? डिसअफेजिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है या फिर डिसग्राफिया है? तो जो गणितीय क्षमता के बारे में कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इन बच्चों को क्या करते हैं, अंक गणितीय संबंधित या कैलकुलेशन से रिलेटेड इन्हें दिक्कत होती है ना, गणना संबंधी इन्हें बेकार कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा विकार भाषा को बोलने की कठिनाइयों से संबंधित है? इनमें से ऐसा कौन सा विकार है जो भाषा को बोलने की कठिनाइयों से संबंधित है? डिस्फेजिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है या फिर डिसकैल्कुलिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही हो जाएगा। डिसअफेजिया इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को ना बोलने में कठिनाई होती है। कोई भी भाषा अगर वो बोल रहा है, उसके मुंह से जो भी शब्द निकल रहे हैं वो इतने स्पष्ट नहीं होंगे कि सामने वाले को समझ में आए, इसको डिसअफेजिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा विकार शरीर की गलत छवि या बॉडी इमेज से संबंध है? शरीर की जो गलत छवि है या गलत इमेज से रिलेटेड करता है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? डिसमॉर्फिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है? डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी है, डिसकैल्कुलिया ये गणितीय संबंधित विकार है। तो एक बचा ना इसमें डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया वाले बच्चे क्या होते हैं, इनको ना अपनी खुद की बॉडी, उसको लेकर इन्हें ना शर्म रहती है, इनमें शर्म एंड डाउट रहता है इनके अंदर, इन्हें लगता है कि हम अच्छे नहीं दिखते हैं, ये इस तरीके का इनके अंदर रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा विकार हस्तलेखन हैंड राइटिंग को प्रभावित करता है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसअफेजिया या फिर एडीएचडी? तो लिखने से कौन सा विकार बताया था अभी? डिस्ग्राफिया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही हो जाएगा। अलग अलग
अलग अलग पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, इस वजह से आप देख रहे हो जरा जरा सा ये क्या करते हैं, जरा जरा सा शब्दों को चेंज करते हैं। सेम ही क्वेश्चन होता है, सेम ही लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं शब्दों को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो मैंने ना सभी को डाला हुआ है कि शब्दों को किस तरीके से ये हेरफेर करा जा सकता है। इसलिए आपको ऐसे लगेगा कि एक ही क्वेश्चन के कई बार एक ही क्वेश्चन को कई अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो हस्तलेखन से संबंधित कौन सी डिस्ग्राफिया हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ADHD। ADHD का पूरा नाम क्या है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, एक्टिव डेवलपमेंट ह्यूमन डिसऑर्डर है, एडवांस हाइपर एक्टिविटी डिसीज है, या फिर अटेंशन ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो ADHD की फुल फॉर्म यहाँ बतानी है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसका ऑप्शन में कौन सा ए सही हो जाएगा। ADHD वाले बच्चों को क्या होते हैं, इनको ना बहुत अति सक्रिय रहते हैं, इनको एक जगह रुकते नहीं, एक चीज समझ में नहीं आती। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ADHD वाले बच्चे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंट स्थिति है। इसमें बच्चे को ध्यान केंद्रित करने, आवेश अवलोकन और नियंत्रित करने में और शांत बैठने में कठिनाई होती है। ADHD बच्चे की गलती या परवरिश की गलती नहीं है, यह आलस नहीं है, यह एक वास्तविक मस्तिष्क आधारित स्थिति है। समय पर पहचान और सही सहायता से बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन बच्चों की अगर पहचान आप समय से कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ADHD के प्रकार क्या हो सकते हैं, असावधान प्रकार हो सकता है, ध्यान लगाने में कठिनाई, भूलने की आदत, काम अधूरा छोड़ना, अति सक्रिय आवेश की प्रक्रिया, बहुत ज्यादा चंचल, शांत न बैठ पाना, बिना सोचे काम करना, है ना। तो ये इनकी लक्षण है। प्रमुख लक्षण क्या है, असावधान लक्षण क्या है, ध्यान केंद्रित करने में इन्हें कठिनाई होती है, जल्दी ध्यान भटक जाता है, बातें सुनकर भी भूल जाते हैं, काम अधूरा छोड़ देते हैं, चीजें को खो देते हैं, किताब पेंसिल खिलौने इनको आप खोल देते हैं ये बच्चे, काम को व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है। ये ADHD के बारे में, ये स्लाइड एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये ADHD वाले बच्चों के लिए है, जिन बच्चों को ADHD होती है, अटेंशन हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिनको होता है, ये उनके बारे में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। इसको एक बार ऑप्शन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी अक्षमता बर्तनी और शब्द पहचान को प्रभावित करती है। इनमें से कौन सी अक्षमता है बर्तनी और शब्द पहचान को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्मॉर्फिया है, या फिर डिसअफेजिया है। आप देखिए कौन सी अक्षमता बर्तनी और शब्द पहचान को प्रभावित करती है। बर्तनी से रिलेटेड कौन सी बताई थी हमने, डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी अक्षमता संख्याओं को समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है। डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसअफेजिया है, फिर डिसफेजिया है। तो आप देखिए संख्याओं यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड कौन सी बताई थी, डिसकैलकुलिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिगम अक्षमता का निदान करने में कौन सहायता करता है। अधिगम अक्षमता है अगर किसी बच्चे को, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इसका समाधान कौन करता है। मनोवैज्ञानिक करते हैं, किसान करते हैं, चालक करते हैं, या फिर इंजीनियर करते हैं। तो कौन करता है इसके लिए, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो, वो इसका निदान करते हैं। इन बच्चों का जो निदान वही करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी शिक्षण पद्धति एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करती है। इनमें से ऐसी कौन सी शिक्षण पद्धति है जो एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करती है। व्याख्यान विधि है, बहुसंवेदी शिक्षण है, परियोजना विधि है, या फिर चर्चा विधि है। मल्टी सेंसरी टीचिंग जो होती है, बहुसंवेदी शिक्षण, इसमें क्या होता है, बच्चे की बहुत सारी इंद्रियां यूज होती हैं। जैसे कि एक मैं बताता हूँ, जैसे एक टीचर है जो क्या करता है, बोल बोल के लिखवा रहा है बच्चों को। अब बच्चे क्या है, अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं, टीचर बोल रहा है, तो क्या उसने जो बोला बच्चे ने सुना, तो इसकी क्या है, सुनने की इंद्री विकसित हुई इससे। फिर उसने क्या किया, जो सुना उसने वो दिमाग में धारण किया, उसके बाद उसको कॉपी पे राइटिंग के उसकी करी, है ना। तो उससे ना उसकी लिखने की स्किल का भी विकास हुआ। तो कई सारी इंद्रियां एक साथ इसमें विकास होती हैं। आंखों से देख रहा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बिठा रहा है, कई सारी इंद्रियां इसमें एक साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये बहुसंवेदी शिक्षण इसके अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा विकार बोली गई भाषा को समझने में कठिनाई उत्पन्न करता है। डिसअफेजिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, या फिर डिसकैलकुलिया है। तो बोली गई भाषा को समझने में, तो ये डिसअफेजिया है। डिसअफेजिया में क्या होता है, कोई अगर किसी से कोई बात बोलता है तो सामने वाला उसको अगर ठीक से, ये बच्चा अगर नहीं समझ पाता है तो हो सकता है उस बच्चे को डिसअफेजिया हो, उसको बोली गई भाषा समझ में कम आती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस
कौशल को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया के बारे में पूछे, पठन कौशल है, तैराकी का कौशल है, चित्रकला का कौशल है या फिर दौड़ने का कौशल है। तो डिसलेक्सिया किसके बारे में, ये रीडिंग स्किल है, पठन कौशल का विकार है ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी अक्षमता अंकगणितीय गणनाओं को प्रभावित करती है। अंकगणितीय गणनाओं को प्रभावित करने का कौन सा अक्षमता है, डिसकैल्कुलिया है, डिसअफेजिया है, डिसमोर्फिया है, फिर डिसफेजिया है। तो कौन सी है ये ना, अंकगणितीय यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड कौन सी है, डिसकैल्कुलिया, जिसमें कैलकुलेशन है। कैलकुलिया से याद रखना कैलकुलेशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा विकार शरीर की छवि में विकृति से संबंधित है। छवि यानी कि शरीर के विकार की छवि, यानी कि अपनी खुद की इमेज को लेके बच्चा शर्म महसूस करता है। डिसमॉर्फिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार है, डिसकैल्कुलिया गणितीय विकार है, और ये क्या है, डिसमॉर्फिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। इस तरीके से एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी अक्षमता लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। लिखने को प्रभावित कौन करता है, डिसग्राफिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। बार बार एक जैसे क्वेश्चन क्यों रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एग्जामों से उठाए हुए हैं। ये क्या है, हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। कोई भी टीचिंग का एग्जाम होता है, सब में पूछे जाते हैं। भाषा को थोड़ा सा चेंज करते हैं और सब में सेम ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे और भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप देखते रहिए। बहुत अच्छी वीडियो है ये वाली, है ना। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, आप जरूर बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा विकार भाषण को समझने की समस्याओं से संबंधित है। ऐसा कौन सा विकार है जो कहते हैं भाषण को समझने से संबंधित है। डिसअफेजिया है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है। तो डिसअफेजिया, डिसअफेजिया में क्या होता है, भाषण कोई अगर बोल रहा है उसको समझने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आईईपी का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज डज आईईपी स्टैंड फॉर। आईईपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है वो। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी है, इंटरनल एजुकेशन प्रोसेस है, या फिर इंटरनेशनल एजुकेशन प्लान है। तो आईईपी का फुल फॉर्म क्या होती है, ये इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है ना। तो ऑप्शन नंबर उसका इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी अक्षमता वाक्य लिखने को प्रभावित करती है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसमॉर्फिया या फिर डिसअफेजिया। तो लिखने संबंधित डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी अक्षमता गणितीय प्रतीकों को समझने में कठिनाई उत्पन्न करती है। डिसकैल्कुलिया, डिसअफेजिया, डिसमॉर्फिया या फिर डिसअफेजिया। तो गणितीय संबंधी कौन सा विकार है, ये डिसकैल्कुलिया। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 है, कौन सा विकार पढ़ी हुई सामग्री को समझने की अक्षमता को प्रभावित करता है। पढ़ी हुई सामग्री, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमॉर्फिया, एडीएचडी। पढ़ी हुई सामग्री यानी कि भाषा संबंधी होता है ना, रीडिंग डिसऑर्डर कौन सा होता है, ये डिसलेक्सिया के बारे में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है। ऑटिज्म है वो क्या करता है, किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ये सामाजिक अंतःक्रिया संचार को प्रभावित करता है, दृष्टि को, श्रवण को या फिर हड्डियां। ये ऑटिज्म के बारे में पूछ रहा है। तो ऑटिज्म किस लिए है, ये सामाजिक अंतःक्रिया और संचार को प्रभावित करता है। सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है वो ना समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं, और या कहते हो कम्युनिकेशन यानी कि संचार की जो करते हैं वो उनका बाध्य रहता है। वो अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते, अपनी बात को सामने रख नहीं पाते। ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं इनको ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट इसका लगाया हुआ है, इसको एक बार देखिए। ऑटिज्म वाले बच्चों को क्या होता है, ये बच्चे आंखों को कम देखते हैं। क्या करते हैं, ये आंखों में देख के बात नहीं कर पाते हैं जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं। आवाज़ शोर में परेशानी होती है इनको, अगर बहुत तेज आवाज़ होती है या शोर होता है तो इनको परेशानी होती है। दूसरों में कम घुलनशील होते हैं, ये दूसरों के साथ कम घुलते मिलते हैं, अकेले रहते हैं। दोहराव वाले काम करना, ये क्या करते हैं, रिपीटेड काम करते रहते हैं, और इन्हें ना चेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं। बोलने में देरी, कम बोलना, ये ना बोलने में बहुत देरी करते हैं, कम बोलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, टेंशन ले लेते हैं, या फिर एक ही चीज़ से अधिक रुचि होती है। ये एक ही चीज़ बार बार करते रहते हैं, इन्हें रिपीटेड चीज़ें करना पसंद है। इनकी अगर किसी भी चीज़ में अगर चेंजेस आता है तो ये इनको ऐसे लगता है कि एंजाइटी हो जाती है। रूटीन बदलने पर इन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। इनकी जो चीज़ जहाँ रखी है अगर वहाँ नहीं रखी है तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रारंभिक संकेत किस तरीके के हो सकते हैं जिन बच्चों को ऑटिज्म है।
नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया न देना, आप अगर उनका नाम पुकारते हैं तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, या फिर इशारा न करना, इशारा भी नहीं करते, मुस्कुराहट कम है, यानी कि एक रिएक्शन बहुत कम देते हैं, खेल में रुचि कम लेते हैं, या फिर बातचीत शुरू जारी रखने में कठिनाई होती है, बातचीत न तो कर पाते हैं, करते हैं तो उनको जारी नहीं रख पाते हैं, या फिर स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। सहायता का उपचार क्या हो सकता है इनके लिए? स्पीच थेरेपी दी होती है, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। तो इस तरीके से जो ASD वाले बच्चे होते हैं इनको इस तरीके से देखा जाता है। इनका क्या कहते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, स्थिति में जिसमें बच्चे के सोचने, समझने, बोलने और व्यवहार और सामाजिक कौशल का पर असर पड़ता है। तो ये था AD, जो कहते हैं ना ऑटिज्म के बारे में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको एक बार जरूर देख लेना। एक बार इसको देख लेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, हर टीचिंग एग्जाम में इससे पूछा ही जाता है। तो ये देख लिया, ये ऑटिज्म के बारे में। ये एक और स्लाइड है, इसको भी एक बार देख लेना, है ना। ये किसके बारे में है? ऑटिज्म के बारे में है। ASD बच्चे क्या प्रभाव होता है, ये किस तरीके से होते हैं, इसके संभावित कारण क्या होते हैं, ASD क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या है, कैसे पता करना है, ये इसकी एक स्लाइड है, अच्छे से पढ़ लेना इनको। आप एक बार में इसको देख लेंगे, आपको एक बार में ये समझ आ जाएगी। अब चलिए, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति ध्यान की समस्या से संबंधित है? ध्यान की स्थिति की समस्या से कौन सी स्थिति संबंधित है? ADHD है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, फिर डिस्मॉर्फिया है। तो ध्यान से संबंधित ADHD वाले बच्चे एक जगह पे ध्यान नहीं लगा पाते, इनका बहुत जल्दी ध्यान, अटेंशन एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाती है। तो ये ADHD वाले बच्चों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी अक्षमता लिखित कार्य को व्यवस्थित करने की अक्षमता को प्रभावित करती है? ये डिस्ग्राफिया के बारे में। लिखित संबंधी आ जाए तो तुरंत डिस्ग्राफिया आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा विकार मौखिक संचार को प्रभावित करता है? मौखिक संचार, बोलने को प्रभावित करता है, ये डिसअफेजिया के बारे में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी अक्षमता शब्दों को सही ढंग से पढ़ने में कठिनाई से पहचानी जाती है? ये डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, फिर डिसमॉर्फिया है। तो शब्दों को सही ढंग से पहचानना, ये डिसलेक्सिया के बारे में। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 है, कौन सा विकार खराब लिखावट बरतने की समस्या उत्पन्न करता है? ये डिस्ग्राफिया के बारे में। लिखने संबंधी विकार कौन सा होता है? डिस्ग्राफिया होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी अक्षमता गणितीय अधिगम अक्षमता के रूप में जानी जाती है? डिस्कैल्कुलिया के बारे में। गणितीय अक्षमता कौन सी है? डिस्कैल्कुलिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण सभी शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करता है? समावेशी शिक्षा, पृथक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा? सभी बच्चों को एक समान मानना, ये किस शिक्षा के अंतर्गत आता है? ये समावेशी शिक्षा के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है कि चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चे हों, सामान्य बच्चे हों या फिर मंदबुद्धि वाले बच्चे हों, इन सभी को समान शिक्षा का अवसर देना होता है और एक ही छत के नीचे इन सभी को पढ़ाना होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 31 है, RPWD अधिनियम 2016 कितनी अक्षमताएं मानता है? जो RPWD अधिनियम है ना, ये कितनी अक्षमताओं को मानता है? ये ना इस 7 को, 14 को, 21 को या फिर 21 को? ये 21 को मानता है। इसमें 21 अक्षमताएं हैं, 21 सही हो जाएगा, C। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम किसका है? अनुवांशिक विकार है, आंखों का संक्रमण है, त्वचा रोग है या फिर हृदय चोट है? तो डाउन सिंड्रोम क्या है? ये ना जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम को आप क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? ट्राइसोमी 21 है, ट्राइसोमी 18 है, ट्राइसोमी 13 है, ट्राइसोमी X है। तो ट्राइसोमी 21 इसको कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? A सही हो जाएगा। इसका दूसरा नाम ट्राइसोमी 21 है। किसका? डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, 34। व्हाट इज ट्राइसोमी 21? ट्राइसोमी 21 क्या होता है? ट्राइसोमी 21 के बारे में देख लेते हैं। अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 हो जाता है, गायब क्रोमोसोम होता है, आंख का रोग होता है, मस्तिष्क संक्रमण होता है। अतिरिक्त क्रोमोसोम होता है, होता क्या है? इसमें जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है, इसमें एक अतिरिक्त क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं और इसी को डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, ADHD मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? जो ADHD है वो मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ध्यान और व्यवहार को, त्वचा को, हड्डियों को या फिर आंखों
आंखों को। ये क्या है, अटेंशन और बिहेवियर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एडीएचडी वाले बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है और व्यवहार इनका नॉर्मल नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, डाउन सिंड्रोम कॉज्ड बाई, डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है, क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण या फिर चोट के कारण। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, ये ना क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम को दूसरा नाम क्या है, ट्राइसोमी 21 इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, 21 नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसमें एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाता है, इसलिए इसे क्रोमोसोम की गड़बड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, सामान्य मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक सामान्य मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, 44, 48 या फिर 42। तो टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर जोड़े में पूछता है तो कितने, 23। एक में 2 होते हैं तो जोड़े कितने हो गए, 23 इसमें जोड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं प्रत्येक मानव में, है ना। इसमें तो 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े में क्या होता है, जो 22 जोड़े होते हैं वो गर्ल्स में और बॉय में दोनों में सेम होते हैं, XX ही होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है, अगर XX होता है 23वां जोड़ा तो लड़की होती है, और 23वां जोड़ा अगर XY होता है तो वो लड़का होता है। इसी तरीके से अगर 21वां नंबर जोड़ा है जो XX हुआ होता है, उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा X आ जाता है या एक एक्स्ट्रा Y आ जाती है। इसको डाउन सिंड्रोम 21 या कहते हैं, ट्राइसोमी 21 इसको कहते हैं, है ना। तो ये इसका क्या है, 40 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 47, 46, 45 या फिर 44। ध्यान रखना, डाउन सिंड्रोम का मतलब कम नहीं है, ज्यादा। 21 में एक एक्स्ट्रा आ जाता है तो 46 की जगह कितने हो जाते हैं, इसमें 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, एडीएचडी क्या है, तंत्रिका विकार संबंधी विकास, तंत्रिका विकास संबंधी विकार है, हृदय रोग है, त्वचा रोग है या फिर हड्डी का रोग है। तो ये क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसको तंत्रिका विकास संबंधी विकार कहते हैं, एडीएचडी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट स्टैंड फॉर, आरपीडब्ल्यू एक्ट का पूरा नाम क्या है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, राइट पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट एक्ट है, रिहेबिलाइजेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसीज एक्ट है या फिर रीजनल प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का पूरा नाम क्या है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहले इसको क्या कहा जाता है, पहले इसको पीडब्ल्यूडी कहते थे। पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो 1995 में 1995 में आया था, में सरकारी सुविधाएं और आरक्षण के लिए कम से कम 40% डिसेबिलिटी या बेंचमार्क डिसेबिलिटी कितनी रखी गई थी, 40%। अगर किसी को 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी है तो उसको क्या है, हम पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत रखते थे, जो 1995 में आया था। अब इसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया, 2016 में इसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट रख दिया गया, जिसमें क्या गया है, 40 डिसेबिलिटी को 40% ही रखा गया है, या 40% या उससे अधिक, अभी भी वही है। यानी कि कानून में क्या बदला है, पुराना कानून क्या था, पीडब्ल्यूडी एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 में आया था। नया कानून क्या बना, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जो 2016 में इसको बना दिया गया, जिसका पूरा नाम क्या गया, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बना दिया गया, है ना, 2016 में। जो नया कानून है 27 दिसंबर 2016 को पारित हुआ और 19 अप्रैल 2017 से पूरे देश भर में इसको लागू कर दिया गया। मान्यता प्राप्त डिसेबिलिटी की संख्या पहले 7 थी, मतलब 1995 में जब पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था तब कितनी डिसेबिलिटी उसमें रखी गई थी, 7। लेकिन 2016 में जब आरपीडब्ल्यूडी आया तो उसमें क्या गया, इसको 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया, यानी कि इसमें अब टोटल कितनी हो गई, 21 हो गई। तो इसके बारे में और भी देख लेते हैं। ये पुरानी कितनी ये थी, पुरानी 7 कौन सी थी, ब्लाइंडनेस था, लो विजन था, ये था, कुष्ठ रोग था, इसके अंदर श्रवण दोष था, चलने फिरने से संबंधित था। ये पहले 7 थी, अभी क्या है 2016 से 21 हो गई हैं। ये 21 इस तरफ लिखी हुई है, इस बार इस स्लाइड को एक बार जरूर देख लेना। पहले 7 कौन सी थी, अभी 21 कौन सी हो गई। कभी कभी क्या करता है, ये पूछ लेता है कौन सी नई इसमें जोड़ी गई है, तो इस पर एक बार नजर मार लेना। 7 पहले वाली एक बार देख लेना, उसके अलावा जो होती है वो इसके बाद जोड़ी गई है। इस तरीके से आप इसको एक बार जरूर देख लेना, है ना। इस तरीके से ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम किस बार पारित हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पहले ही पीछे ही बताया इसको, तो ये 2016 में इसको पारित किया गया। पीडब्ल्यूडी
1995 में आया था। और RPWD कब आया, इसको 2016 में पारित किया गया। लागू कब किया गया, अप्रैल 2017 से इसको लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 42। कौन सी स्थिति अनुवांशिक विकार है, इनमें से ऐसी कौन सी स्थिति है जिसको अनुवांशिक विकार कहेंगे, डाउन सिंड्रोम को, ADHD को, डिसलेक्सिया को, या फिर डिस्ग्राफिया को। तो ADHD क्या है, ये तो अटेंशन के बारे में है, इसमें क्या है बच्चे ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन डाउन सिंड्रोम ये क्या है, जेनेटिक विकार है, ये ना शुरू से ही बच्चे में जन्मजात होता है। तो इसको ना डाउन सिंड्रोम जो क्या है अनुवांशिक विकार के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाकी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया ये ना बाहर एनवायरमेंट में आने से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, ADHD के लक्षण क्या है, ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रिय, बुखार, त्वचा पर दागने, या फिर हड्डी दर्द। जिन बच्चों को ADHD होता है उनको ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रिय होते हैं वो बच्चे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 44। ट्राइसोमी का मतलब क्या है, ट्राइसोमी का मतलब क्या है, अतिरिक्त क्रोमोसोम कॉपी हो जाता है, जीन की कमी होती है, वायरस संक्रमण होता है, या फिर मस्तिष्क क्षति होती है। तो जो ट्राइसोमी, इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं, इसी को डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो 21वें नंबर का जो जोड़ा होता है उसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो टोटल होने कितने थे, 23 जोड़े होते हैं। टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो इसमें क्या होता है, 47 हो जाती है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है। किस नंबर का, 21वें नंबर का। तो टोटल कितने, जब 47 हो जाते हैं, इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम इसको कहते हैं, और इसको ट्राइसोमी 21 भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अतिरिक्त क्रोमोसोम कॉपी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ADHD किस श्रेणी में आता है, फिजिकली डिसेबिलिटी है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, आइज डिसीज है, या फिर स्किन डिसीज है। तो ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी सही हो जाएगी। ये मस्तिष्क विकार है, दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स में गड़बड़ होने की वजह से ADHD होती है। हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिससे ADHD का विकार होता है। अभी भी क्या हो रहा है, एक नई रिपोर्ट भी आई थी जिसमें क्या था कि जो बच्चे बहुत अधिक मोबाइल चला रहे हैं या फिर रील्स देख रहे हैं उनमें ना ADHD की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हो क्या रहा है, 5-10 सेकंड की वो रील देख रहे हैं, जैसे रील को बार बार ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। जब स्क्रॉल बार बार आप रील करते हैं, 10 सेकंड ध्यान आपका 10 सेकंड इस पे, ध्यान 10 सेकंड बाद उस पे, एक अत्यधिक जब बहुत ही ज़्यादा इसको आप बच्चे देखते हैं तो ADHD हो जाता है ना। एक एडिक्शन की तरह काम करता है। हर 10 सेकंड पे उन्हें नया कुछ चाहिए होता है, हर 15 सेकंड बाद उनको नया कुछ सेकंड चाहिए होता है। इसलिए ध्यान रखिए, बच्चों को मोबाइल कम से कम देना है। अगर देना है तो उनके थोड़ा बहुत यूज करने दो, उनको रील्स कम से कम देखने दो, उनको कुछ उनसे रिलेटेड दो। चाइल्ड लॉक आजकल फोनों में आते हैं, वो लगा के रखो। बच्चों को ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं देने हैं, है ना, क्योंकि ADHD की संभावना सबसे ज़्यादा फ़ोन का यूज, या कहते हैं ये डिवाइस यूज करने से, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास के 2 सिद्धांत हैं। डेवलपमेंट की बहुत जल्दी मैं एक क्लास लूंगा जिसमें क्या है, CTET या UPTET किसी भी टीचिंग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सारे उसमें डाल दूंगा। विकास के 2 क्रम होते हैं, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, एक सेफेलोकॉर्डल होता है। ये विकास 2 क्रम में होता है। तो वो पूछ रहा है सिर से पैर के लिए जिस विकास को, जब जो इस विकास का ऐसा कौन सा क्रम है, उसका क्या नाम है जो सिर से लेकर पैर तक होता है। तो सिर से पैर तक होता है उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, या फिर सेफेलोकॉर्डल कहते हैं, या फिर मैचुरेशन प्रिंसिपल कहते हैं, या फिर कंटिन्यूटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये क्या है, इसे सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। सेफेल का मतलब होता है सर, और कॉर्डल का मतलब होता है आपके पैर। सर से पैर तक इसे कहते हैं ना, हेड टू टो भी कहते हैं, मतलब सर से लेके पैर की ओर विकास होता है। सबसे पहले बच्चा गर्दन संभालना, सर संभालना सीखता है, अपनी गर्दन संभालता है, धीरे धीरे हाथों को संभालना और धीरे धीरे पैरों को संभालना सीखता है। इसीलिए आप देखते हैं बच्चा पहले गर्दन घुमाने लगता है, आंखों को घुमाने लगता है, लेकिन खड़ा बहुत बाद में हो पाता है या बैठ बहुत बाद में पाता है, क्योंकि क्या होता है कि ऊपर सर से लेके नीचे की तरफ बच्चे का विकास हो रहा होता है ना। तो इसे क्या कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। दूसरा और इसका एक विकास है जिसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि पहले बच्चे के सेंटर का विकास होता है, उसके बाद ये इसके बाहर की उंगलियों की तरफ विकास होता है। तो क्या करते हैं, बच्चे को अगर आप कोई चीज पकड़ाते हैं तो वो पहले क्या होता है, पूरे हाथ से पकड़ता है, लेकिन एक समय के बाद बच्चा क्या करता है, इन्हीं को ना उंगलियों से पकड़ने लगता है। आप बच्चों को अगर पेंसिल पकड़ाएंगे तो पेंसिल क्या करता है, बच्चा पहले पूरा हाथ का यूज करता है, लेकिन बाद में
जब थोड़ा समय के बाद बच्चा क्या करता है, फिर आप वही पेंसिल उसको देंगे तो वो ना उंगलियों को पकड़ने लगता है। मतलब पहले जनरल हरकत कर रहा था, बाद में स्पेसिफिक, मतलब बस स्पेसिफिक उन फिंगर्स का यूज कर रहा है उसमें। तो इसे क्या कहते हैं, इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। ध्यान रखिए, प्रॉक्सिमोडिस्टल और स्पेलोकॉर्डल बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। कोई भी टीचिंग का एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन आता नहीं है। विकास के ये दो क्रम है, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो सेंटर से बाहर की तरफ होता है और स्पेलोकॉर्डल जो सर से पैर की तरफ होता है। ये इस तरीके से होता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, सिर से पैर की तरफ इसमें पूछा गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। SLD का पूरा नाम क्या है? स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर सिंपल लर्निंग डिसऑर्डर है, या फिर स्टैंडर्ड लर्निंग डेवलपमेंट है। तो ये क्या है, ये ना SLD का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? जो ब्रेल लिपि है उसका आविष्कार किसने किया? लुइस ब्रेल ने किया, हेलेन केलर ने किया, मोरिया मॉन्टेसरी ने किया, या फिर सैमुअल ग्रिल्डी हॉबे ने किया। तो ये किसने किया? तो जो ब्रेल लिपि है इसका विकास लुइस ब्रेल ने किया। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? ये ना जिन बच्चों को देखने में कठिनाई होती है या वो नहीं देख पाते हैं उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। इसमें 6 डॉट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। ब्रेल लिपि में कितने डॉट होते हैं? इसमें 6 डॉट होते हैं, जिनको बच्चा छू के महसूस करके उसके आधार पर ही उनकी पढ़ाई कराई जाती है। तो ऑप्शन ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुइस ब्रेल ने किया। ये किस में यूज होती है? ये ना जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनको यूज में इसको लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 49 है। सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज मुख्यतः किसके लिए उपयोग होती है? जो सांकेतिक भाषा है वो किसके लिए उपयोग होती है? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, बौद्धिक विकलांग दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए, या फिर सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। श्रवण बाधित बच्चों को लिए साइन लर्निंग कराई जाती है। आप देखते हो वो ऐसे इशारों में बात करते हैं। साइन लैंग्वेज उनको कैसे बात करनी है, वो आजकल न्यूज भी उस तरीके से आने लगी है, मैच भी आता है, मैच की कमेंट्री भी साइन लैंग्वेज में आने लगी है ना। तो इसको क्या कहते हैं? ये श्रवण बाधित, जिनको सुनने में कठिनाई होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, उनको श्रवण बाधित बच्चों को साइन लैंग्वेज या साइन लर्निंग उनको सिखाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? जो समावेशी शिक्षा है उसका मूल सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? पृथक्करण है, सेग्रीगेशन है, केवल विशेष विद्यालय है, या फिर सभी शिक्षार्थियों के लिए समान अवसर और सहभागिता है, या फिर बहिष्करण है? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है, सभी बच्चों को एक साथ रखना, चाहे वो स्पेशल बच्चे हैं या फिर मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं, या फिर कहें तो सामान्य बच्चे हैं। सभी बच्चों को एक छत के नीचे एक साथ पढ़ाना होता है, एक ही क्लासरूम में रख के उनको पढ़ाना होता है। इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का ये मेन मोटो यही है, सभी शिक्षार्थियों को एक समान अवसर मिलता है और सहभागिता उनकी सुनिश्चित करी जाती है इसके अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये थे आज के 50 क्वेश्चन। मैंने बहुत जल्दी करवा दिए हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे स्टार्टिंग वाले जो एक के बाद एक आ रहे थे। बाकी क्या है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना, आप ही का चैनल है। मैंने क्या करता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे PYQ थे, एक एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था, इतनी बार रिपीटेड हो चुका है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये इसकी आंसर की एक बार देख लेना, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार में इसको आप याद कर लेंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, आप ही का चैनल है। अपना ध्यान रखिए, तैयारी थोड़ी अच्छी करिए। ये जो वीडियो है CTET के लिए, UP TET के लिए, कोई भी टीचिंग का एग्जाम है उसके लिए वैलिड है। अगर आपका कोई सुझाव होता है प्लीज आप दीजिए। किसी के बारे में आपको अगर वीडियो चाहिए वो आप मुझे बता दीजिए। कोई क्वेश्चन है जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है उसको मेरे से पूछिए, है ना। आप ही सबके लिए चैनल बनाया है। अपना ध्यान रखिए। गुड लक, हैव ए नाइस डे। तैयारी अच्छे से करती रहिए। थैंक यू।